So policy making process है, but ये public policy making process है, and I'll again emphasize here कि public means यहाँ government. So the government, when a government makes policy, it will be a public policy. ठीक है, एक जनरल मिथ है कि लोगों के लिए जब पॉलिसी बनाते हैं तब पब्लिक पॉलिसी कहलाता है, दैट इज नॉट हियर. तो सबसे पहला तो देखो कि हम किसी न किसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, बिकॉज जब एक बहुत बड़ा सिस्टम जैसे वी हैव पॉपुलेशन, इकोनॉमी and all other way of interacting each other, environment, ecology and economy के different component, so और health, ये सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं इश्यूज या नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं. तो गवर्नमेंट जो है उनको टैकल करने के लिए दे डोंट टेक रैंडम डिसीजंस. वो पहले पुराने जमाने के राजा की तरह नहीं कि आज कोर्ट में ये डिसीजन ले लिया गया. दे हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस to make everything in a constructive way or structured way, so that other people who are involved in that policy, they can uh, have the idea that what is the structure of the policy, how they have to contribute in that. तो प्रॉब्लम डेफिनेशन जो सबसे पहला पार्ट होता है, यहाँ पे सोचना ये है कि ज्यादातर चीजें जो आप पॉलिसी देखते हो या सुनते हो या एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, देयर इज अ पॉलिसी फॉर एवरीथिंग. बट कई बार क्या होता है कि कुछ नए सिचुएशंस भी आते हैं वेयर वी नेवर हैड एनी पॉलिसी क्राइटेरिया और पॉलिसी स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर दैट क्राइटेरिया. जैसे अभी रिसेंटली क्या होगा, तुमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पॉलिसीज बनाई. ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए पॉलिसी बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं है. अब आपको ये भी ध्यान रखना होगा, पॉलिसी कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कई बार स्टेट गवर्नमेंट बनाती है. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिफिनेशन की बात करते हैं, दैट where we try to explore the problem and find कि where the problem needs a policy based solution or not. है ना, एक random decision काफी है या we have to make that in a policy format so that it can tackle all the problems underneath that one single problem. तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जब अब तक ये जैसे इतने सालों से कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती आ रही है, वी हैव सीन कि लोग बच्चे सुसाइड करते हैं या फिर बच्चे बच्चे प्रेशराइज होते हैं, या फिर पेरेंट्स को लगता है कि कोचिंग इज द ओनली वे टू डिलीवर गुड एजुकेशन along with the formal structure of education. तो जब इतने सालों से प्रॉब्लम थी, बट गवर्नमेंट जो है पिछले साल या पिछले कुछ महीनों में दे बिकम सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस, एंड दे ट्राई टू डिफाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री, जिससे एक सोसाइटी को या हमारी सोसाइटी को या सोसाइटी के एक सेगमेंट को, ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग देयर, उनको प्रॉब्लम होती है. एंड दे आल्सो रियलाइज कि कोचिंग इंस्टीट्यूट होना भी चाहिए. सो दे मेड अ पॉलिसी जिससे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑपरेशंस थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो सके, सेफ हो सके. ठीक है, सेफ हो सके, टीचर्स और टीचिंग मटेरियल की क्वालिटी मेंटेन हो सके. तो इसके लिए उन्होंने पॉलिसी बनाया. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम डिफिनेशन में आता है. और एवरी प्रॉब्लम जब आप बात करते हो ना कि कहाँ और किसके लिए पॉलिसी बनाती है, तो आई हैव मेड अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट की प्रॉब्लम आपका सोशल हो सकता है. सोशल प्रॉब्लम दैट मीन्स डॉरी या फिर ट्रिपल तलाक, इस तरह की चीज़ों पे जब पॉलिसी बनाई तो सोशल इश्यूज को डील कर रहा है. सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, जैसे रिजर्वेशन वगैरह जो दिए जाते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर में आएगा. हेल्थ पॉलिसी है, आपको पता ही है, हेल्थ से रिलेटेड जो है, वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हो, ये इसमें आता है. एनवायरमेंटल पॉलिसी, जैसे आपको गंगा नमामि गंगे या फिर इस तरह की पॉलिसीज हैं, या ओवरऑल कंजर्वेशन की बात की जाती है. इकोनॉमिकल पॉलिसीज, जिसमें हम किसी सेक्टर्स को ग्रो कराने के लिए, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं. रीजनल, कभी कभी रीजन स्पेसिफिक पॉलिसीज भी होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, या फिर अ, हम डिस्टिंग्विशेबल, जैसे कि ओवरऑल जो मेन स्ट्रीम जो पॉपुलेशन है उससे अलग हम यहाँ पे पॉलिसी बना सकते हैं. सोशल सिक्योरिटी बेस्ड इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं. गवर्नेंस इश्यूज पे पॉलिसीज बन सकती है और बनती रहती है. साइंटिफिक डेवलपमेंट बेस्ड इश्यूज पे भी पॉलिसीज बनती है. तो ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव सा लिस्ट मैंने बना दिया है.
सो यू कैन व्हेन यू सी एनी पॉलिसी यू कैन एक्चुअली फाइंड कि ये किस कैटेगरी में डाला जा सकता है। अब ये प्रॉब्लम डेफिनेशन में एक जो पोटेंशियल कैविट है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी पॉलिसी जो है इट कम्स विथ इनहेरिटेड inherited problem, and also policy failure also has some reason which is there in the policy formulation process only. तो इसमें पोटेंशियल कैविट क्या होता है कि जब हम व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन द प्रॉब्लम, तो यू नीड टू डू अ सर्टेन रिसर्च कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, या प्रॉब्लम के डिफरेंट फेसेस क्या हैं, या व्हाट आर द की कंपोनेंट वेयर यू नीड टू वर्क। तो ये सारी चीजें डिफाइन, तो ये पोटेंशियल कैविट आपको पता होना चाहिए कि जैसे कोई भी पॉलिसी फेल होती है, जैसे अगर आप लिस्ट करोगे कि द लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विच फेल्ड या लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विच सक्सीडेड, तो जो फेल होती है तो उसके वन ऑफ द रीजन में ये भी आता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन से पहले जो हम रिसर्च करते हैं, द एक्सपर्ट दैट एक्सपर्ट दोज हु आर सिटिंग देयर, दे माइट नॉट बी अवेयर विद द ग्रास रूट रियलिटीज। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडिया में वी गेट द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव, यानी डीएम और इस तरह के जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनसे हम लोग हेल्प लेते हैं टू मेक पॉलिसी, thinking that they are the smart enough, they are the smart people of the government part, so they can create a policy or which actually work. एक और रीजन होता है कि why we prefer bureaucrats to draft policy, कि bureaucrats actually they know the governance system as well as the constitutional compliances. तो और चूंकि वो पहले भी पॉलिसीज पे काम कर चुके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अदर पॉलिसीज पे, तो इन दैट वे जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, या फिर जो उसकी वैलिडिटी वैलिडिटी इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये सब में दे डोंट फेल। तो भले ही इफेक्टिवनेस ना हो, बट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट स्ट्रांग हो जाता है। तो ये हालांकि ये गलत तरीका है। वी नीड टू ब्रिंग द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस और पॉलिसी एक्सपर्ट इन दिस, सो दैट दे कैन हैव द आइडिया दैट what we are trying to solve is not being solved through this policy। तो ये पोटेंशियल के वीट है, ये आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों आता है। और ये जो रीजनिंग मैं दे रहा हूँ ये भी आपके दिमाग में रहे तो बेटर है, बिकॉज दिस विल क्रिएट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कई बार ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आपको इस सेंस में आंसर देना है कि द पीपल हु आर मेकिंग पॉलिसीज, स्पेशली द ब्यूरोक्रेट्स और सेक्रेटरी, they may not be the subject matter expert, है ना। तो we need to bring these people, even policy formulation, policy execution के expert भी होने चाहिए, so that they can also find the management based problems in that। तो problem definition में ये potential कैविट है आपका। फिर उसके बाद जो हम करते हैं एजेंडा सेटिंग। हालांकि ये टर्म जो है आप गूगल करोगे या फिर कहीं कहीं पढ़ने जाओगे तो एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट टॉक इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। जैसे ये भी एजेंडा सेटिंग होता है कि गवर्नमेंट कई बार पॉलिसी बनाने के लिए मोबिलाइज करती है मीडिया को या कम्युनिकेशंस को, सो दैट ऑल द पीपल गेट कंसर्न ओवर इट। तो ये एक अच्छा तरीका है, ऑल्दो कई बार गवर्नमेंट ये करती है और कई बार इसको इग्नोर भी करती है। तो जैसे देखोगे कि जब हेल्थ एजुकेशन पॉलिसी लानी थी तो गवर्नमेंट 2 साल से 3 साल से देवर मेकिंग द पिच कि आप सब लोग अपने अपने सजेशन भेजिए, इंडिया इज ब्रिंगिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर इट्स मतलब फॉर द कंट्री। तो वो एजेंडा सेटिंग ऐसे होता है। बट यहाँ पे हम एजेंडा सेटिंग की बात करेंगे, इसमें यह है कि द ग्रुप ऑफ पॉलिसी मेकर्स दे सिट टुगेदर एंड दे ट्राई टू डिफाइन द गोल्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिसी की किस किस पैरामीटर पे हमें काम करना है और क्या क्या गोल्स होने चाहिए और कितने टर्म्स का होने चाहिए और कितने मतलब टाइम का होना चाहिए, कितना हमारा मतलब अर्जेंसी कितनी है, शुड वी मेक इट फास्ट और फास्ट पेस्ड और स्लो पेस्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या चाहिए। और ऐसे में भी पोटेंशियल मिस्टेक होता है, बिकॉज अगेन द सेम प्रॉब्लम इज हियर कि अगर आपके पास डेटा नहीं है, रिसर्च सही नहीं है, प्रॉब्लम सही नहीं है, तो एजेंडा भी आपके सही सेट नहीं हो पाएंगे। एंड द पीपल हु आर डूइंग इट दे मस्ट बी मूविंग और गोइंग एट ग्रास रूट लेवल एट और एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल, समझने के लिए कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है। हर राधिका बताओ। So what do you mean by fast paced or slow paced? जैसे जैसे एनईपी समझो, नेशनल Hmm. एजुकेशन पॉलिसी। तो Hmm. गवर्नमेंट हैज मेड अ टाइमलाइन कि हम इतने सालों के बाद तक में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज नॉट कि आज किया तो आज के बाद से शुरू हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ। तो इसमें टाइम दिया जाता है, इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेन करना है,
फेज वाइज करना है। और इसमें एक ये भी होता है कि दे विल आल्सो ट्राई टू सी कि कहाँ पे क्या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए या फिर चेंज करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बताया था ना कि बिजनेसेस में क्या है कि दे मेक द चेंजेस इन द पॉलिसी बाय आइटरेशंस, है ना, आइटरेशन वर्ड याद करना। बट अच्छा। गवर्नमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो लेजिटिमाइज पहले कर देते हैं सारे स्टेप्स को, एंड हाँ। देन दे इम्प्लीमेंट, तो बहुत दिक्कत होती है उसको चेंज करने में। ठीक हम्म। है, तो ये पोटेंशियल मिस्टेक्स है यहाँ पे। इसके बाद जब एजेंडा सेट हो जाता है तो ऑफ कोर्स विल बी वर्किंग ऑन कि कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, हु विल बी द पार्टनर्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, वेदर विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पार्टी जैसे प्राइवेट पार्टीज और इंटरनल रिसोर्सेज से काम चलाएंगे, या फिर जैसे पीपीपी मॉडल होता है ना कि उस तरह का मॉडल रहेगा, या गवर्नमेंट खुद करेगी या गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट करेगी, या फिर वी नीड टू स्टार्ट अ न्यू डिपार्टमेंट टू टैकल दिस पॉलिसी। तो इस तरह के चीज़ों को हम यहाँ पे पॉलिसी डेवलपमेंट में करते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई की क्या रिसोर्सेज हैं, कितना हमें खर्च करना है, क्या चीज़ें कैसे डिफाइन होगी। जैसे तुम कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत सिंपल सिंपल वर्ड को भी डिफाइन किया जाता है कि इस पॉलिसी में ये वर्ड बोला गया है, इसका ये मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें हु विल बी द अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है या स्टेट लेवल पे है या जहाँ पे भी, अथॉरिटी क्या रहेगा, कंट्रोल एंड फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस हम इसमें करते हैं। उसको सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके इसमें भी देखो प्लानिंग एरर्स और स्ट्रेटजी एरर्स जो भी मैनेजमेंट में तुमने, हालांकि तुमने मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है, बट मैनेजमेंट के प्लानिंग में जो एरर आ सकता है दैट इज कि जो हमने रिसोर्स आइडेंटिफाई किया है दैट इज नॉट इन दैट स्केल, या फिर हमारा रिसोर्स कैपेबल नहीं है, या सिस्टम कैपेबल नहीं है। सिस्टम मैंने तुम्हें बताया ना कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लैपटॉप है ना, इट इज अ सिस्टम, और आप एक ऐसा गेम इस पे खेलने जा रहे हो जो सिस्टम लोड ही नहीं कर सकता, या लोड करता भी तो स्लो चलेगा। तो द गेम खेलना आपने स्ट्रेटजी का स्टेप एक तरह से देखा, और बट योर सिस्टम वाज नॉट कैपेबल। तो इस तरह के एरर हो सकते हैं, स्ट्रेटजी मेकिंग एरर्स हो सकते हैं। तो ऐसे भी पॉलिसी फ्लॉज डेवलप होते हैं। जैसे अभी देखो ना एनएपी है, अब एनईपी इज अ ब्यूटीफुल पॉलिसी विच सीम्स वेरी lucrative and futuristic, but Indian system is not able to adapt this। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें भी बोलते थे कि जो डिजिटल पेमेंट वगैरह आया हुआ है तो इंडियन क्राउड या इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट। हालांकि वहां पे वो फेल हुआ, वो बात गलत हुई। क्या नाम है उनका, चिदम्बरम, उन्होंने बोला था कि इंडिया वाले कभी यूज नहीं करेंगे पे, बट एवरीबडी यूजिंग इट। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए जो इनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है, जो इनका पूरा प्रोसेस रिक्वायरमेंट है, आप सोचो किसी को फर्स्ट ईयर में भी छोड़ सकते हैं, सेकेंड ईयर में छोड़ सकते हैं, वो दोबारा आ सकता है। तो डॉक्यूमेंटेशन या डेटाबेस की रिक्वायरमेंट या फिर उसकी एक प्रोसेसिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। एंड इंडियन कॉलेज सिस्टम्स आर नॉट up to it, या they cannot adopt all the processes in one go, although government ने इस पे टाइम दिया है कि will take our time to implement, but I think it will be a very haphazardous or a chaos after 1-2 years, जब एक एक ग्रेजुएशन के बाद वाले बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि हम एक ईयर 1 ईयर वाले के लिए तैयारी करेंगे, 2 ईयर वाले की तैयारी करें, या 1 ईयर वाला कितना पढ़ के छोड़ना है। क्योंकि अभी जो करंट करिकुलम बना हुआ है, इट हैज बीन मेड इन स्पाइरल वे टू फिनिश इट इन फोर्थ सेमेस्टर, या मतलब 6 सेमेस्टर या 2 साल के बाद। अभी आपको ऐसा इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा ना कि 1 साल का ऐसा करिकुलम लाओ कि यहाँ छोड़े तो ही कैन बी independently capable of some of the things, and then he continues the second year, then he will be little more capable for other things also। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे आपका क्या ओपिनियन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, तो आप इसी टर्म में अगर बात करोगे तो इट विल बी मोर वो मतलब समझदारी वाली बात लगेगी। एंड द इंटरव्यूअर और जो भी रीडर है, मतलब इंटरव्यूअर इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि जैसे अगर टेस्ट का देना है तो वहाँ तो इंटरव्यू होगा ना, या आईआईटी वगैरह का देते हो, सिर्फ एनएलयू में नहीं है। तो एनएलयू में तो राइटिंग है, तो वहाँ पे भी इसी टर्मिनोलॉजीज में लिखना है तुम्हें। तो 3 स्टेप्स हो गया, डेफिनेशन, प्रॉब्लम डेफिनेशन, एजेंडा सेटिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। अब ये आता है पॉलिसी एडॉप्टेशन। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी होती है ना तो वहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ा नीड नहीं होता है एडॉप्टेशन का। इंडिया या गवर्नमेंट सिस्टम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ एनी पॉलिसी दैट यू आर मेकिंग, और जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल
वो चाहिए, हैंड चाहिए टू प्रोटेक्ट दैट पॉलिसी, या फिर ऐसी पॉलिसी है जिस पे आपको लगता है कि रूल्स या रेगुलेशंस को चेंज करता है, या फिर समथिंग लाइक a big change into the Indian current system of governance and anything for which you are talking about, तो उस केस में आपको उसको लेजिटिमाइज करना पड़ेगा। लेजिटिमाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आपको उसको लॉ के रूप में या फिर पॉलिसी के रूप में पास करना पड़ेगा इन डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो वो एडॉप्टेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट जैसे मान लो कि कोई मिनिस्ट्री कोई पॉलिसी लाना चाहती है, तो दे विल हैव टू पास इन द लोकसभा राज्यसभा, ऐसे करके पास करके ही वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये एडॉप्टेशन का फेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एरर आते हैं वो ऐसा आते हैं कि देखो, जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो ऐसा होना चाहिए। आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ एग्जांपल, मतलब ये लाइन से समझो कि ये स्टेप्स ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बट कॉन्स्टिट्यूशन डजंट अलाउ दिस वेरिएशन और दिस वेरिएशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू ब्रिंग अंडर दिस लाइन कि कंप्लायंस को हम पूरा कर सके और पॉलिसी भी हमारी बन जाए। बिकॉज पॉलिसी तो ज़्यादातर गवर्नमेंट इसलिए बनाती है कि जो उनके टारगेट वोटर्स हैं दे शुड बी हैप्पी। कई बार तो इसलिए भी बनता है, ऐसा नहीं है कि हर बार अर्जेंसी अलग होती है, बट इसलिए भी पॉलिसी बनता है। तो कंप्लायंस के अंडर रखने के लिए पॉलिसी को ट्विक किया जाता है। तो ऐसे एरर भी जनरेट हो सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जब एडॉप्टेशन की प्रोसेस होती है तो इतना डिबेट होता है कि कोई बहुत अच्छी पॉलिसी भी नहीं इम्प्लीमेंट हो पाती है बिकॉज ऑफ द अपोनेंट्स या अपोजिशंस। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मनमोहन सिंह के टाइम में रिटेल में 100% एफडीआई की पॉलिसी लाई गई थी। एंड जब उसको एडॉप्टेशन, मतलब हर चीज ऑलमोस्ट रेडी था। इवन उस टाइम पे वॉलमार्ट और कई सारी कंपनीज दे वर ऑल रेडी टू इन्वेस्ट इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग, कुछ कुछ खर्चा भी कर रखी थी कि बस ये पास होगा एंड वी विल ब्रिंग द, और वो अच्छी पॉलिसी थी। आई थिंक उस पर डिबेट हम लोग बाद में कर सकते हैं। उस ईयर में और उसके बाद के ईयर्स में बहुत बड़ा डिस्कशन का ये होता था कि हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मनमोहन सिंह ने इसको लाया था कि भाई 70% प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मेड होगा तो हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका मेन कोर बिजनेस रिटेल ही होना चाहिए। एंड दे शुड नॉट बाई द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज। तो अगर इंडियन प्रोडक्ट को ही बेच रहे हैं तो रिटेल प्रोसेस के लिए दे शुड कम और दे कैन कम, सो दैट इंडियन इकोनॉमी थोड़ी और रेजुविनेट होगी। अब ये सब चीज तैयार, एवरीथिंग इज रेडी, वो ऑर्डिनेंस डाल के वो ला भी सकते थे, बट दे प्रेफर टू कम फॉर द डिबेट एंड पासिंग इनटू द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब उसमें उस समय बीजेपी जो थी उस समय इनकी ओपोनेंट, मतलब दे started a नेशन वाइड अपोजिशन फॉर दैट पॉलिसी। बहुत डिबेट हुआ, बहुत हो गया, और बहुत सारे लोगों को पहले ही खड़ा कर दिया गया कि अगर ऐसा आएगा तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उस थ्रेट में कि गवर्नमेंट में लूज द ट्रस्ट, तो उन्होंने वो किया ही नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। तो ये भी प्रॉब्लम होता है एडॉप्टेशन में, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट नहीं होना या उसमें ऐसा चेंज कर देना सो दैट उसकी इफेक्टिवनेस ही ना रह जाए, तो वो भी पॉलिसी के एरर हैं, जो पोटेंशियल एरर है। उसके बाद आता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, डे टू डे एग्जीक्यूशन और बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलपमेंट। जैसे कई बार क्या होता है कि पहले पॉलिसी एग्जीक्यूट करने के लिए, जो फाइनल आउटकम एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है पुराने गवर्नेंस से, तब आप उसमें कोई चीज़ फ्लो कराते हो। तो अब बिल्डिंग ब्लॉक्स डेवलपमेंट, जैसे एनएपी ही है, तो एनएपी के लिए बीच बीच में कई सारे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी डेवलप की। यूजीसी में एक ये टीम होगी जो एनएपी के इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेगी, ये टीम होगी जो ये करेगा, ये आईटी टीम होगी जो यूनिवर्सिटीज को ऐसे हेल्प करेगी। तो ये सब डेवलपमेंट या फिर डे टू डे एग्जीक्यूशन, डे टू डे मैंने बोल तो दिया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है गवर्नमेंट के यहाँ कि डे टू डे डिफाइंड होता है। बट हाँ, जो भी उसके डेडलाइंस है उसको फॉलो करना, और उसको ये भी ध्यान रखना है कि एडेप्टेबल हो रहा है, और पॉलिसी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है उसी में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। जैसे अगर आप कोई पॉलिसी बना देते हो और जिनके लिए बनाते हो उनको ही ना पता चले, तो मार्केटिंग का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ सेल करना।
Marketing का मतलब letting people or stakeholder aware about the policy so that they can utilize them. तो अभी जैसे देखो कि इस पॉलिसी मार्केटिंग के लिए एनईपी के लिए यूजीसी इज आल्सो यूजिंग इंस्टामार्ट, इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडियाज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्च में भी होता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का एक इंटीग्रल पार्ट है। और यहाँ की जो इशूज हैं वो एवरीथिंग दैट कहीं पे भी इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसमें जितने प्रॉब्लम आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं है, इट्स टेकिंग टू मच टाइम इन ट्रेनिंग पीपल, या फिर जैसे अभी अभी डीयू का जो आया था बीच में, तुमने सुना होगा कि सिलेबस करिकुलम डेवलप कराया गया था। एंड इंटायर थिंग, मतलब नॉट इंटायर थिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दैट करिकुलम वाज कॉपीड फ्रॉम द एक्सटर्नल यूनिवर्सिटीज। लोगों ने बोला कि सब्जेक्ट के जो वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो पूरा पूरा कॉपी कर लिया गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है व्हेन यू बिलीव टू मच ऑन द रिसोर्स, जो मैन पावर या आपकी रिसोर्स, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द सेम अमाउंट ऑफ सेम क्वालिटी प्रोडक्ट, तो ये भी प्रॉब्लम आता है। और उसके बाद जब से मान लो कि पॉलिसी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गई या फिर उसका एग्जीक्यूशन हो गया, तो फिर आप उसका फीडबैक चाहते हो। हालांकि इंडिया में ये प्रोसेस शायद ना ही है। सीएजी है आपका, बट सीएजी एक्चुअली चेक्स द फाइनेंसेस ऑफ द पॉलिसी की, कितना पैसा आप कहाँ कहाँ खर्च किया, ओवर प्राइस तो नहीं किया, या फिर पैसे का जो फ्लो है वो ट्रांसपेरेंट है कि नहीं। तो वो सीएजी इस पे करती है, बट पॉलिसी को इवेलुएट नहीं किया जाता। सो वी हैव नेवर सीन गवर्नमेंट बेस्ड रिपोर्ट की इस पॉलिसी का ये रिपोर्ट है, कि उसके एग्जीक्यूशन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिस पे हमें काम करना चाहिए एज एन इंडियन। मतलब जैसे अब ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तो ये इंटरव्यू में या आंसर में अगर आप लिखोगे तो इट विल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर साइड। तो इसमें जब हम इवेलुएट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव या मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। इट्स अबाउट फाइंडिंग बोथ व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स दैट हैपेंड इन द पॉलिसी एग्जीक्यूशन, एंड आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल फैक्टर्स। क्रिटिकल फैक्टर्स मतलब ऐसी कौन सी कंपोनेंट है जो उस पॉलिसी को सक्सेसफुल करने में या फिर फेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो क्रिटिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स कहलाते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करोगे तो इसका फायदा क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर इफ यू वांट टू हैव अ सिमिलर पॉलिसी और इम्प्लीमेंट द पॉलिसी रिलेटेड टू दिस, तो यू विल बी प्री अवेयर अबाउट द फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली गोना वर्क देयर। उसके बाद इसका एक और फायदा होता है कि जब हम नेक्स्ट साइकिल, जैसे एक बार एनएपी बन गया, अब तुम्हारा दोबारा आइटरेशन करना है, तो नेक्स्ट साइकिल्स के लिए रिकमेंडेशंस मिलते हैं। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस which is missing in Indian policy formulation, डायस्पोरा बोलेंगे या जो भी पैनोरमा। अब बात आती है कि जैसे किसी पॉलिसी को हम हाउ डू वी रीड या हाउ डू वी जज अ पॉलिसी। तो तीन तरीके से आप ऐसे सोच सकते हो। अच्छा, हालांकि देखो ये सारे पॉइंट्स है ना थोड़े सब्जेक्टिव हैं। सब्जेक्टिव मतलब हाउ डू आई सी इट, बट इसी तरह से थ्योरेटिकली भी डिवाइस किए जाते हैं। एंड देयर मे बी मोर वे टू रीड अ पॉलिसी और एनालाइज अ पॉलिसी। बट एक बेसिक जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हम तुम्हें बता रहे हैं कि आप क्वालिटी पैरामीटर्स पे भी चेक कर सकते हो, स्टैंडर्ड क्वालिटी पैरामीटर्स पे, कि जैसे पॉलिसी कितनी इफेक्टिव है। इफेक्टिव करने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे मान लो कि तुम बीमार हो, तुमने बोला कि मुझे ना फीवर है, तो कोई आगे बोलता है कि ये मेडिसिन ले लो, ये इफेक्टिव है। इफेक्टिव मतलब कि दिस मेडिसिन इट कैन एक्चुअली ब्रिंग डाउन योर फीवर। तो इफेक्टिव मतलब एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना। अब कितना परसेंट फुलफिल कर रहा है, ये भी ये मेजर जो है इफेक्टिवनेस का मेजर है कि हम 80% इफेक्टिव है, यानी कि जो 100% टाइप जो गोल हमने वो किया था, एस्पायर किया था, उसका 80% ही अचीव कर पाए। इफिशियंसी मतलब हो गया कि व्हाट इज द रेट ऑफ यूजिंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आपके पास सब है, मनी, मैन पावर, टाइम, एवरीथिंग विल काउंटेड एज अ रिसोर्स व्हिच इज बीइंग कंज्यूम्ड इन इम्प्लीमेंटिंग दोस पॉलिसीज। तो उसके रेट के, कंज्यूमशन के रेट्स के भी हम पॉलिसी को जज करते हैं। जैसे कोई पॉलिसी जो है उस पे हमने बहुत पैसे लगा दिए उसको इम्प्लीमेंट करने में। जैसे बीच में क्या हुआ था कि बहुत सारी जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिसी के अंदर, जैसे कई सारे स्टेट्स का बताता हूँ मैं, कि शायद असम गवर्नमेंट ने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज डेवलप किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड। सो दे स्पेंड टू मच ऑफ मनी टू गेट वेरी लेस अमाउंट ऑफ वर्क।
कि बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत कम लोगों को एक्चुअली वो फैसिलिटेट कर पाता है, तो वो इफिशिएंसी ही देखना पड़ेगा। फिर अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मान लो कि कोई एक्सटर्नल चेंज है या फिर नीड चेंज है या रिक्वायरमेंट चेंज है, डिमांड साइड से कुछ अलग डिमांडेड है, तो उस हिसाब से आप उसको अडेप्ट कर पाते हो कि नहीं। तो इफ ए पॉलिसी इज वेरी स्ट्रिक्ट सो दैट इट कैन नॉट अल्टर इटसेल्फ फॉर द करंट नीड और चेंज नीड, तो वो फिर वो अच्छी पॉलिसी नहीं कहलाएगी, क्योंकि फिर उस पर फिर अलग से सारे प्रोसेसेस को रिपीट करना पड़ेगा। तो पहले से ही ये विजुलाइज करके ध्यान में रख के हमें पॉलिसी बनाना चाहिए, सो दैट कि कमिंग फ्यूचर्स के जो नीड है उसको भी वो इन इनहेरिट करे, उसको भी वो मतलब उस चेंज को वो अलाउ करे। फिर स्ट्रक्चरल पैरामीटर, मतलब जैसे क्या होता है, मतलब जैसे अगर आप कोई एक पॉलिसी ऐसे विजुलाइज करते हो या डेवलप करते हो विच इज नॉट इवन एग्जीक्यूटेबल, मतलब एग्जीक्यूटेबल मतलब ऐसा नहीं कि दिखता है एग्जीक्यूटेबल बट इजी नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जैसे एनएपी मुझे लगता है इट्स वेरी अनएग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम पॉलिसी। तो वो एग्जीक्यूटेबल होता या फिर उसको एग्जीक्यूटिव टर्म में, जैसे एक पार्ट पहले फिर दूसरा पार्ट ऐसे करके हम कर रहे होते, तो इट वुड हैव बीन मच बेटर। तो अगर आप कोई भी पॉलिसी सोचते हो तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूटिबल है कि या नहीं है। कई बार तो जैसे हम कभी सजेस्ट करते हैं ना कि ऐसा कर देना चाहिए गवर्नमेंट को, तो इट इज नॉट इवन एग्जीक्यूटेबल, बिकॉज ना उतनी रिसोर्सेज होती है, ना गवर्नमेंट इतना रिसोर्स लगाना चाहती है, ना इतने की आउटकम की जरूरत है, या फिर सिस्टम ही आपका फेलियर है टू एक्चुअली अडॉप्ट दैट पॉलिसी। तो कंट्रोल और ईज के टर्म में भी हम एग्जीक्यूशन को देखते हैं, केवल हाँ ना के टर्म में नहीं देखते हैं कि कितना कंट्रोल है हमारा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चरल उसकी वो होती है पैरामीटर, वो है स्केलेबल। स्केलेबल वर्ड से तुम लोग ये मत समझना कि नापने लायक। ऑफ कोर्स पॉलिसी को जो मेजरमेंट है, जो इवेल्युएशन की बात हम करते हैं, वो मेजरमेंट भी होना चाहिए, उसके ब्लॉक्स डेवलप होने चाहिए कि हाउ मच विल व्हाट विथ व्हाट क्राइटेरिया विल यूज मेजर द पॉलिसी। यहाँ स्केलेबल का मतलब होता है एक्सपेंडेबिलिटी से, कितना बढ़ाया जा सकता है। तो जो हॉरिजेंटली एक्सपेंडेबल पॉलिसी हो फॉर द लार्जर रीजन और पॉपुलेशन को कवर करे, तो वो बेटर होता है। ठीक है। जिसमें फिर क्या होता है कि एक जगह सक्सेस को आप रेप्लिकेट कर सकते हो आने वाले आगे वाले जगह पे या फिर दूसरे प्लेसेस पे। उसके बाद सस्टेनेबल, हालांकि जब जब सस्टेनेबल वर्ड आए और सेल्फ सस्टेनेबल वर्ड आए, मैंने दोनों ही लिख रखा है तो ध्यान से देना। सस्टेनेबल मतलब कि कंजर्वेटिव अप्रोच है फॉर द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम जब भी सस्टेनेबल, जैसे कल भी बात हो रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, so when you are saying development, when you are saying sustainable development, everybody these day prefers to tell sustainable development, क्योंकि एसडीजी गोल्स भी बने हुए हैं। तो सस्टेनेबल मतलब कि आप रिसोर्सेज को बहुत जुडिशली खर्च करो सो दैट इट शुड बी सेव्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, और अनटिल अनलेस वी आर नॉट डेवलपिंग एनी अल्टरनेटिव ऑफ दैट रिसोर्स। तो जैसे मतलब कि तेल खर्चा कर रहे हो, अब अगर आप सारी तेल पहले खर्चा कर लोगे तो आने वाले टाइम के लिए आपके पास बचेगा नहीं। तो आप उसको ऐसे खर्च करो कि जब तक कि कोई अल्टरनेटिव नहीं डेवलप हो जाए तब तक वो हमारे पास रहे। तो वो सस्टेनेबिलिटी का वो होता है, कोसेंट होता है। तो एवरी पॉलिसी हैज ए सस्टेनेबिलिटी कोसेंट, एस क्यू इसको समझ लो। जैसे ई क्यू होता है आदमी के लिए और आई क्यू होता है, तो एस क्यू इज द सस्टेनेबिलिटी कोसेंट फॉर पॉलिसी। तो ये वर्ड तुम एज इट इज यूज कर सकते हो, ऑल्दो इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, बट अगर कहीं बोलते हो तो प्रोफेसर टीचर विल बी वेरी हैप्पी कि अच्छा चलो ठीक है, मतलब यू नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। उसके बाद जो फोर्थ पैरामीटर है वो है सेल्फ सस्टेनेबल। सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी बड़ी पॉलिसी अगर आज के डेट में बनाते हो विच रिक्वायर्स टू मच ऑफ रिसोर्स इवन फॉर रिकरिंग प्रोसेसेस, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर उसकी बहुत है, तो अगर हर बार वो गवर्नमेंट के ही प्रोवाइडेड फंड से अगर वो चलेगा तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। मतलब इट विल नॉट बी, मे बी अगली गवर्नमेंट इसको स्क्रैप कर दे। तो कई सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो पिछली गवर्नमेंट स्टार्ट करती है और नई गवर्नमेंट उसको नहीं चला पाती बिकॉज उनके पास फंड नहीं होता है। तो अगर कोई एक पॉलिसी आप ऐसा बनाते हो जो अपने लिए फंड जनरेट कर पाए, लाइक ये बहुत मुश्किल है, ये बोल देना आसान है कि फंड जनरेट करे, बट ये ऐसा नहीं कि वी कैन अचीव इट वेरी इजिली। बट अगर वो कर पाए तो वो बहुत अच्छी पॉलिसी कहलाएगी, जब वो अपनी रिसोर्सेज, नॉट फंड ओनली,
रिसोर्सेज खुद से डेवलप कर पाए। तो जैसे तुम अभी आजकल देख रहे होगे ना, हाईवे अथॉरिटी या एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, तो इनका क्या है कि जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है, दे ट्राई टू गेट इट फ्रॉम पीपल ओनली। तो टोल लगा देते हैं, और टोल लगाने की वजह से वो सस्टेनेबल हो जाता है, सेल्फ सस्टेनेबल हो जाता है फॉर द मेंटेनेंस पार्ट, और फर्दर दूसरे हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। तो बहुत पहले गवर्नमेंट ना टोल नहीं लगाती थी, तो उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता था कि एक रोड बना देने के बाद फिर से पैसा इकट्ठा करना दूसरे रोड के लिए। बट अभी टोल लगाने की वजह से, अब तुमने विजुलाइज, पता नहीं अगर ट्रेवल करते हुए तो पता होगा, इफ यू आर ट्रेवलिंग ऑन एक्सप्रेस वे तो ऑलमोस्ट 2.5 रुपीज पर किलोमीटर यू आर पेइंग फॉर पर कार। और अगर हाईवे पे हो तो ऑलमोस्ट 1.5 रुपीज आप पे करते हो फॉर पर कार एज टैक्स। तो वो, ऑल्दो आप इस पे डिबेट कर सकते हो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट पॉलिसी वाइज इट्स गुड बिकॉज इट्स सेल्फ सस्टेनेबल। तो इसी तरह जैसे कई बार जैसे कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स है, तो तुम देखोगे कि उसमें दे आर आल्सो चार्जिंग मनी फॉर इट, बिकॉज दे वांट टू कीप इट सेल्फ सस्टेनेबल, जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स को वो खुद से जनरेट कर पाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाइज भी पैरामीटर्स होते हैं। कुछ पॉलिसीज हम बिल्कुल गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इसको इसलिए मैं डिबेट में लाना चाहता हूँ कि जैसे मनरेगा है, मनरेगा क्या कहता है कि रूरल एरिया में जो बीपीएल के नीचे हैं उनको हम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देंगे फॉर हाउ मच डेज, आई थिंक 80 days फॉर अ ईयर ना, 80 days है या 100 days, sir. 100 days। तो ये जैसे मनरेगा जो है, ये क्या करता है कि ये करंट नीड को सफाइस करने, मतलब प्रोवाइड करने के लिए कि बीपीएल में है, यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड देम 800 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट एनी हाउ। अब मनरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई गांव में क्या करते हैं, गड्ढा खुनवाते हैं फिर भरवाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो हालांकि इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये है कि ये पॉलिसी जो है वेलफेयर पॉलिसी है। इसमें करंट नीड को हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं, या जैसे मान लो कोई खाना नहीं खा पा रहा है, भूखा है, तो हमने उसको खाना दे दिया फ्री में। अनएम्प्लॉयड है तो हमने एम्प्लॉयमेंट भत्ता दे दिया, ठीक है, कुछ पैसे दे दिए हर मंथ। ये सब वेलफेयर पॉलिसीज हैं। ये मतलब ये जरूरी है इंडिया जैसे कंट्री में, बट हमें ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि हमारी पॉलिसी डेवलपमेंटल नेचर की हो। तो अगर अगर जैसे इसी पॉलिसी को, मनरेगा को भी हम डेवलपमेंटल नेचर का बना सकते थे, इफ आई वुड हैव एसोसिएटेड कि जैसे एक आदमी अगर पूरे साल 100 days का एम्प्लॉयमेंट ले रहा है, तो उसको फिर 100 days की ट्रेनिंग भी दे दे उसी को, तो आपको एक ट्रेस रहेगा कि दो द पर्सन हु केम टू अस फॉर अ ईयर, अब उसको हम किसी पर्टिकुलर स्किल में हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, वी आर हेल्पिंग देम टू गेट द जॉब, और उसको प्लेस होने का या कुछ ऐसा, तो नेक्स्ट ईयर ही विल नॉट बी द बेनिफिशियरी, है ना। तो वो उसकी फैमिली या वो एक एक सर्टेन लाइन पे चली जाएगी कि नाउ दे विल बी जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट बाय देमसेल्फ। तो अब अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं, तो द सेम बेनिफिशियरी विल कम अप ईयर आफ्टर ईयर टू यू टू गेट द एडवांटेज और गेट द एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो आप दे रहे हो गारंटीड। तो इसमें, या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट भत्ता की बात कर रहे हो, तो इसमें अगर हर ग्रेजुएट को अगर हम एम्प्लॉयमेंट वो देने लगे, और उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि हाउ टू बी एम्प्लॉयबल, उसको कैपेबल नहीं बनाए, तो ईयर लॉन्ग ईयर वो हमसे पैसा ही लेता रहेगा, मतलब हमसे मतलब गवर्नमेंट से। तो डेवलपमेंटल पॉलिसीज होना चाहिए। डेवलपमेंटल पॉलिसीज जो है वो ग्रोथ को पुश करती है, वो इंक्लूसिव भी होना चाहिए। इंक्लूसिव इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, हालांकि इस पे पहले तो डिस्कस किया हुआ है हमने। तो यहाँ पे समझो, जब कभी डिबेट वगैरह हो या इंटरव्यू हो या कभी राइटिंग में हो, तो अगर आप ऐसे ऐसे डिफाइन करके लिखते हो कि आई एम डिफाइनिंग वेलफेयर पॉलिसीज आर सम पॉलिसीज वेयर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट गिव फिलंथ्रोपिक पॉलिसीज को वेलफेयर बना दिया गया, तो उसमें क्या है कि विल हैव टू कीप ऑन डूइंग इट ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर डेवलपमेंटल नेचर का होगा तो वी आर एक्चुअली मेकिंग देम कैपेबल टू डू इट बाय सेल्फ। तो जैसे मान लो कि अगर हम जैसे हैंडीक्राफ्ट के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं, तो दिस विल कम अंडर डेवलपमेंटल पॉलिसीज की मार्केट प्लेस क्रिएट किया, तो पीपल में एसोसिएट विद दिस मार्केट प्लेस,
and they can use their skill to earn money. ठीक है। बट अगर हम ऐसे बोल देंगे कि चलो अब हैंडीक्राफ्ट वाला जो भी हैंडीक्राफ्ट है, अगर वो बोलता है कि हमारी इनकम नहीं है, अगर उसको उसके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो विल जस्ट गिव देम मनी। तो वेलफेयर वाली बात हो गई। तो वेलफेयर एक पॉलिसीज इज वेरी मतलब नीड ऑफ द आवर है, बट इट शुड बी एस कनेक्टेड विद डेवलपमेंट अप्रोच या डेवलपमेंटल पॉलिसीज के साथ ये आना चाहिए। तो ये कुछ मेजर वो है, मेजर नहीं मतलब ये एक इंसाइट है पॉलिसी को समझना, टाइप ऑफ पॉलिसीज या नेचर ऑफ पॉलिसीज को समझने का। यही जो स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स है, इसी के हिसाब से आपको आंसर भी लिखना है। अगर आप कोई चीज के लिए, प्रॉब्लम के लिए आपसे कोई बोल रहा है, तो आप जैसे अभी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि अर्बन सेंट्रिक ग्रोथ के लिए क्या आप सजेस्ट करो। तो ये इन चीजों को ध्यान में रख के अगर कुछ सोचते हो, बताते हो, तो ऑटोमेटिकली उसका वेट बढ़ जाएगा एंड यू विल बी फेचिंग गुड मार्क्स देयर। ठीक है। तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना इस लेक्चर को, बाकी फिर हम